हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फ्रेंड्स, आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स को हम नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त करते हैं। नेचुरल फाइबर्स को हम हिंदी में प्राकृतिक रेशे कहते हैं। ये प्राकृतिक सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, मतलब प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से हमें नेचुरल फैब्रिक्स प्राप्त होते हैं। अब उसके बाद है आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। आर्टिफिशियल फैब्रिक्स हमें फैक्ट्रीज़ में मैन मेड, मतलब इसे मनुष्य तैयार करता है, इसे इंसान तैयार करता है। इसे अनेक प्रकार के केमिकल्स को अनेक प्रकार के केमिकल प्रोसेस से पास करके तैयार किया जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से हम सिंथेटिक फाइबर्स को हम तैयार करते हैं। इसे हम मानव निर्मित फाइबर्स भी कहते हैं। पिछले क्लासेस में आप नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो कैसे तैयार होते हैं, उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है, उनको बनाने के जो भी तरीके हैं वो आप पढ़ चुके हैं। इस क्लास में आप मानव निर्मित रेशे मतलब सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Make entries in table 3.1. जो पोशाक हम पहनते हैं वो कपड़ों से बने होते हैं। कपड़े जो बने होते हैं वो धागों से बने होते हैं, और धागे या तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेस से प्राप्त होते हैं। मतलब धागों को या तो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त किया जाता है या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से प्राप्त किया जाता है, और इन धागों का इस्तेमाल किया जाता है और इन धागों को इस्तेमाल करके फैब्रिक्स तैयार किया जाता है। फैब्रिक को हम हिंदी में कपड़ा कहते हैं। हम लोग जैसे शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, औरतों के उनके अपने पोशाक हैं, तो उनके ये सारे पोशाक अनेक प्रकार के कपड़ों से तैयार होते हैं। और ये जो कपड़े हैं ये धागों से बनते हैं। ये धागे कैसे प्राप्त होते हैं? तो ये या तो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं और या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स का नाम बता सकते हैं? नेचुरल फाइबर्स जैसे सिल्क हो गया, सिल्क को हम हिंदी में रेशम कहते हैं। वूल हो गया, वूल को हम हिंदी में ऊन कहते हैं। सिल्क को हम सिल्क वॉर्म से प्राप्त करते हैं और वूल को हम शीप से प्राप्त करते हैं। तो ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से तैयार किए जाते हैं। उसके बाद पैराग्राफ में ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि फाइबर्स को हम हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनको कि हम बनाने के लिए इस फाइबर्स को यूज़ करते हैं। फाइबर से हमारे घर में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कि हम बनाते हैं, जैसे पर्दे हो गए, रुमाल हो गया, कपड़े हो गए। तो आप इन सारी जो कि सामान्य रूप से इस्तेमाल करने वाली फाइबर से बनी हुई चीज़ों का आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट को आप सेपरेट कीजिए नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स में। इसके लिए आप अपने बड़ों से मदद ले सकते हैं और उसका एंट्री ये टेबल 3.1 में कीजिए। लिस्ट में आप बहुत तरह की चीज़ों को आप लिस्ट में डाल सकते हैं। रुमाल हो गया, पर्दा हो गया, रस्सी हो गया, मम्मी के अलग कपड़े हो गए, पापा के अलग कपड़े हो गए, भाई बहन के अलग कपड़े हो गए। तो आप अलग अलग लिस्ट आप बना सकते हैं और उनको आप सेपरेट करने के लिए कि नेचुरल फाइबर्स है या आर्टिफिशियल फाइबर्स है, इसके लिए आप अपने बड़ों से आप इसका मदद ले सकते हैं। Why did you label some fibers as artificial? You have read in your previous classes that
natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants. Or animals. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic और man-made fibers. क्यों हम कुछ फाइबर्स को हम आर्टिफिशियल कहते हैं? आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैं पहले भी बताया इन द बिगनिंग, कि ये जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, जैसे सूती, कॉटन को हम सूती कहते हैं, वूल ऊन, सिल्क को हम रेशम कहते हैं इत्यादि, ये सभी हम पौधों या फिर जानवरों से प्राप्त करते हैं और ये नेचुरल फाइबर्स हैं, प्राकृतिक रेशे हैं। उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर्स। लेकिन दूसरी तरफ सिंथेटिक फाइबर्स ये मानव निर्मित होते हैं, मतलब इसे इंसान बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। एक प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन, उस प्रोसेस से इसको तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें सिंथेटिक या फिर मानव निर्मित फाइबर्स कहा जाता है। Why are synthetic fibers? Sorry, what are synthetic fibers? Synthetic fibers क्या है? मतलब मानव निर्मित रेशे हम किन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं? Try to recall the uniform pattern found in a necklace or necklace of beads joined with the help of a thread. Or try to join a number of paper clips together to make a long chain, as in figure 3.1. Is there any similarity between the two? आप याद कीजिए, नेकलेस में ये जो बीड्स का जो पैटर्न बना हुआ है, मतलब एक के बाद एक से जुड़ा हुआ है। इसमें मार्क करने वाला चीज़ वही है कि ये एक के साथ एक जुड़ा हुआ जो ये बीड्स है, ये मोनोमर्स, आप कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे मोनोमर्स, छोटे छोटे यूनिट्स मिल करके ये पॉलीमर बनाते हैं। मोनो मीन्स सिंगल और पॉली मीन्स मेनी। या फिर क्या कीजिए कि आप पेपर क्लिप्स को एक के साथ एक ज्वाइन कीजिए, तो इनमें क्या सिमिलैरिटी आप पाएंगे? सिमिलैरिटी आप यही पाएंगे कि ये एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, दूसरे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. सिंथेटिक फाइबर को हम छोटे छोटे यूनिट से जुड़ के बने हुए चेन भी कहते हैं, बना हुआ चैन भी कहते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, और ये जो छोटे छोटे यूनिट्स जुड़े होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज स्मॉल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। ये छोटे छोटे केमिकल से बने हुए ये केमिकल सब्सटेंस, इनको हम मोनोमर कहते हैं। ये छोटे छोटे सब्सटेंस, ये छोटे छोटे यूनिट मिल करके पॉलीमर बनाते हैं। ये छोटे छोटे यूनिट्स मिल करके एक सिंगल यूनिट पॉलीमर बनाते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पोली मीन्स मेनी एंड मर मीनिंग पार्ट। ये पॉलीमर जो वर्ड बना है ये टू ग्रीक वर्ड्स को मिला करके बना है। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है पार्ट, मेनी पार्ट्स। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। इसलिए पॉलीमर मतलब बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब एक ही प्रकार का यूनिट जो है रिपीट हो करके एक के साथ एक जुड़ता है, उनसे मिल करके ये पॉलीमर बनता है।
पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। अब यहाँ पे ये क्या लोचा है, कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। पॉलीमर्स को हम नेचर से भी प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कॉटन एक पॉलीमर है जो कि जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर के बनते हैं। मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो ग्लूकोज के हैं और ये ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट्स मिल करके एक सेलुलोज बनाते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब अलग अलग प्रकार के ये मानव निर्मित रेशे हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। रेयन, you have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। आप क्लास 7 में जैसा कि पढ़ चुके हैं, सिल्क फाइबर जो कि सिल्क वॉर्म से प्राप्त होते हैं, रेशम जो कि रेशम कीट से प्राप्त होते हैं, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होते हैं। ये इसका डिस्कवरी कहाँ हुआ है तो चाइना में हुआ है और इसे काफ़ी दिनों तक इसको एक सीक्रेट बना करके रखा गया। इसे चाइना के अंदर इसे दबा करके रखा गया, इस बात को बाहर निकलने नहीं दिया गया। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। सिल्क फाइबर से बने हुए जो कपड़े होते थे वो काफ़ी महंगे होते थे। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन इनका जो सुंदर बनावट होता था ये लोगों को काफ़ी आकर्षित करता था। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल। काफ़ी प्रयास किए गए मानव निर्मित रेशम बनाने के काफ़ी प्रयास किए गए। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। अब प्रयास करने के बाद लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने एक तरह का फाइबर तैयार कर लिया, उन्होंने एक तरह का फाइबर बना लिया जिसमें कि सिल्क वाले, रेशम वाले सारे गुण थे। लगभग रेशम वाले उसमें सारे गुण थे। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब इस तरह का जो फाइबर है ये कैसे तैयार हुआ था तो वुड पल्प से सेल्यूलोज को प्राप्त किया जाता है और उसको फिर सेल्यूलोज से आपको फिर ये फाइबर तैयार किया गया। इसको हम रेयन कहते हैं। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को हम रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज ए मैन मेड फाइबर। रेयन एक्चुअली वुड पल्प से प्राप्त हुआ सेल्यूलोज से तैयार किया जाता है, लेकिन इसको फिर भी हम मैन मेड फाइबर कहते हैं। इसको कैसे तैयार किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। वुड पल्प को अल्कलाइन सॉल्यूशन में मिलाया जाता है और उसके बाद उसको स्टिकी लिक्विड बनाया जाता है जिसको हम विस्कोस कहते हैं। विस्कोस को पास किया जाता है, आपको एक तरह का मतलब उपकरण होता है, उसको हम स्पिनरेट कहते हैं और उसको अलग अलग तरीके के धागे उसे तैयार किए जाते हैं। Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers.
ये बिल्कुल सिल्क की तरह होता है, लेकिन इसका खासियत क्या होता है, ये सिल्क से सस्ता होता है। जो नेचुरल सिल्क होता है ये उससे काफ़ी सस्ता होता है। इसको नेचुरल सिल्क को जैसे बुनते हैं इसको भी वैसे बुना जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसको अलग अलग प्रकार के रंगों में इसको रंगा जा सकता है। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। रेयन को कॉटन के साथ मिला करके बेडशीट तैयार किया जाता है या फिर ऊन के साथ मिला करके कारपेट्स बनाया जाता है, दरी बनाया जाता है। अब उसके बाद है नायलन। नायलन भी एक सिंथेटिक फाइबर है। नायलन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 it was made without using any natural raw material, in bracket from plant or animal. नायलन एक मानव निर्मित फाइबर है, मानव निर्मित रेशा है। इसको पहली बार 1931 में तैयार किया गया बिना किसी प्राकृतिक कच्चे पदार्थ को इस्तेमाल करके, मतलब बिना किसी प्लांट या फिर एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ करके इसको तैयार किया गया। ये पहला एकदम प्योर सिंथेटिक फाइबर है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको कोयला से, पानी से और वायु से बनाया गया। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला एकदम पूरी तरीके से मानव निर्मित मतलब सिंथेटिक फाइबर था। मतलब इसमें किसी भी तरह का नेचुरल कच्चा माल के रूप में किसी भी तरह का नेचुरल चीज़ को यूज़ नहीं किया गया, इसलिए इसको प्योर सिंथेटिक बोला जाता है। नायलन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलन फाइबर काफ़ी मजबूत था, इलास्टिक थोड़ा लचीला भी और हल्का भी। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। ये चमकीला था और इसको धोना भी आसान था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए ये काफ़ी प्रचलित हो गया कपड़े बनाने के लिए, पोशाक तैयार करने के लिए ये फाइबर्स, ये धागे काफ़ी प्रचलित हो गए। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. हम लोग बहुत सारी वस्तुएं नायलन के फाइबर से बनाते हैं, जैसे मोजे हो गए, रस्सियाँ हो गई, टेंट्स हो गए, टूथब्रशेस हो गए, कार का जो सीट बेल्ट होता है वो भी नायलॉन से बनता है, स्लीपिंग बैग्स हो गया, कर्टेंस को हम पर्दा कहते हैं, पर्दे होते हैं, ये सभी हम लोग नायलॉन के धागों से बनाते हैं। नायलॉन इज also used for making parachutes and ropes for rock climbing. नायलॉन को हम लोग पैराशूट बनाने के काम में भी लाते हैं, काम में भी इसको यूज़ करते हैं। और रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं, मतलब पहाड़ पे चढ़ने के लिए, पहाड़ की चढ़ाई रॉक क्लाइंबर्स होते हैं, वो नायलॉन से बनी हुई रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए। A nylon thread is actually stronger than a steel wire. Actually nylon thread स्टील के बने हुए तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है। Take an iron stand with a clamp. Take a cotton thread of about 60 centimeter length. Tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5. At the free end suspend a pan so that weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread breaks. Note down the total weight required to break the thread. This weight indicates the strength of the fiber.
Repeat the same activity with threads of wool, polyester, silk, and nylon. Tabulate the data as shown in table 3.2. Arrange the threads in order of their increasing strength. यहाँ पे लिस्ट बनाना है आपको, ये सीरियल नंबर आपको इस तरह से देना है, मतलब जो कम मजबूत है उसको पहले रखना है और उसके मजबूती के हिसाब से आपको लिस्ट बनाना है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी है, ये है आयरन स्टैंड और इसमें क्लैंप लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे ये प्लेट है, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबाई का आप कॉटन थ्रेड इसमें लटकाइए। कॉटन थ्रेड से आप इसको लटकाइए और इसमें अलग अलग वेट्स को आप रख के चेक कीजिए। अलग अलग वेट्स जो बटखारा होता है, जैसे कि 1 किलो का बटखारा हो गया, 2 किलो का बटखारा हो गया, उसको आप इसको रख के चेक कीजिए कि ये आखिर कितने वज़न पे ये टूटता है। और जितने वज़न पे वो टूटता है आप उस वज़न को आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जितने वज़न पे वो टूटता है वो उसका उस फाइबर का वो स्ट्रेंथ होता है। ये आप अलग अलग प्रकार के जो फाइबर्स हैं, जैसे वूल हो गया, पॉलिस्टर हो गया, उसको वैसे ही उतना ही, मतलब सब एक ही बराबर लंबाई होना चाहिए और सबका एक ही बराबर चौड़ाई भी होना चाहिए, मोटाई भी होना चाहिए। और आप अलग अलग प्रकार के धागों को लेकर के आप ये प्रयोग कीजिए। अलग अलग बटखारा, 1 किलो का बटखारा, 2 किलो का बटखारा रख करके आप चेक कीजिए कि वो टूटता कब है। जिस वज़न पे वो टूट जाता है वो उसका स्ट्रेंथ है, उस धागे का स्ट्रेंथ है, और आप उसको टैबुलेट कीजिए। कम से ज़्यादा आप इसको टैबुलेट कीजिए। यहाँ पे जैसे कॉटन से शुरू है, कॉटन में सबसे कम स्ट्रेंथ है, कॉटन के बाद वूल से ज़्यादा मजबूत आपको सिल्क है, सिल्क से ज़्यादा नायलॉन बहुत स्ट्रांग होता है। यू मे यूज़ ए हुक और ए नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड ए पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज़ मार्बल्स ऑफ सिमिलर साइज। आप दीवार पे लगा हुआ हुक या कांटी पे आप फाइबर्स को लटका करके आप चेक कर सकते हैं। एक तरफ से तो वो लटका होगा और दूसरे तरफ से पॉलीथीन का बैग लटका दीजिए, और पॉलीथीन का बैग लटका करके आप उसमें बराबर साइज़ के शीशे से बने हुए आप मार्बल्स को, कंचे को, आप पिबल्स शीशे से बने हुए आप उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसमें डालेंगे, पॉलीथीन का अपना एक कैपेसिटी होगा। आप जितने कंचे आप डालेंगे तो जितना वेट पर जितने नंबर्स ऑफ कंचे आप, मतलब आप अपने तरीके से आप जितने नंबर ऑफ कंचे आप डालिएगा वो आप नोट कीजिएगा, और जितना पे टूट जाएगा वो उतना उस धागे का उतना स्ट्रेंथ है वो। तो आप उसको इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि सारे धागे, मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे धागे एक ही लंबाई के होने चाहिए और सबका सेम थिकनेस होना चाहिए। जैसे अगर आप कॉटन थ्रेड को आप 2 मिलीमीटर साइज़ का लेकर के चेक कर रहे हैं तो आप नायलॉन का भी थ्रेड जो लेंगे आप 2 मिलीमीटर का लेंगे। अगर आप 4 मिलीमीटर का लेके चेक कर रहे हैं तो आप दूसरे वाले का भी 4 मिलीमीटर का लेंगे। लंबाई अगर आप 1 मीटर एक का ले रहे हैं तो दूसरे का भी 1 मीटर लेंगे। अब उसके बाद है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये दूसरे ये अलग प्रकार का एक सिंथेटिक फाइबर है। ये भी मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर है, मानव निर्मित फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली।
मतलब पॉलिस्टर से बने हुए जो पोशाक होते हैं वो जल्दी से सिकुड़ते नहीं हैं, वो सिकुड़ते ही नहीं हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। ये क्रिस्प मतलब बिल्कुल फ्लैट रहता है, उसको आपको आयरन करने की आवश्यकता नहीं है, इसको धोना आसान होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसीलिए ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए, मतलब पोशाक बनाने के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा कि लोग पॉलिस्टर के शर्ट्स पहनते हैं या फिर दूसरे पोशाक बना करके पहनते हैं, दूसरे ड्रेसेस बना करके पहनते हैं। टेरिलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलिन एक प्रकार का काफ़ी प्रचलित पॉलिस्टर है। टेरिलिन पॉलिस्टर है और ये प्रचलित है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। इसको एकदम पतला, टेरिलिन से काफ़ी पतले रेसे बनाए जा सकते हैं, जिनसे कि दूसरे धागों को जैसे बुना जाता है, ठीक उसी तरह से इनको भी बुना जा सकता है, उस तरह के धागे बना करके। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आज के इस पार्ट में बस इतना ही। आगे की जो चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डाल दूँगा।